हे एवरीवन, हम आज आपको बता रहे हैं हिंदी विषय कक्षा 10वीं का अभ्यास प्रश्न पत्र सेट सी अर्थात सेट सा बोल सकते हैं हिंदी में। तो देख लीजिए, ये आपके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, निर्देश दिए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन आ गए हैं हमारे पास, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो आपको ध्यान से सुनना है और यहीं पर आंसर देखते चलना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। तो आधुनिक काल का आरंभ 1900 से माना जाता है, संवत 1900 से, ठीक है। सन 1900 नहीं है, ये संवत 1900 है, इसलिए आपको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गोपियों के अनुसार कड़वी ककड़ी की तरह है। तो क्या है ये? कड़वी ककड़ी की तरह क्या है? योग संदेश, जो कि उद्धव लेकर के आए थे। ये योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान है गोपियों के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, परिभाषा है। तो रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो जो नेताजी का चश्मा है वो पाठ की विधा कौन सी विधा में लिखा गया है? व्यंग है कि एकांकी है कि नाटक है कि या फिर कहानी है? तो कहानी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, पांचवा, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, जो क्रिया की विशेषता करते हैं प्रकट, उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। सिंपल है ये तो, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, छठवां, भोलानाथ के ललाट पर तिलक सुशोभित होता था। तो कै का? भभूत का, ठीक है। ये भभूत का तिलक आपको पता ही होगा, सबको याद होगा। तो ये हमारे 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, हमने इनको आंसर शायद बता दिए हैं। चलिए अब देख लेते हैं खाली स्थान। तो खाली स्थान का जो पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान, व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। तो जो निडर व्यक्ति होते हैं वो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर निडर हो जाएगा। अगला है, नायक के जीवन की घटना का पूर्णता के साथ अंकन। तो नायक के जीवन की एक घटना, यहाँ एक घटना की बात कर दी ना, तो खंडकाव्य इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को आप सभी जानते हैं कि अलंकार कहते हैं, ठीक है। आगे हम देख लें, सच्चे साधु की पहचान उसके कैसे होती है? उसके विचारों से होती है सच्चे साधु की पहचान। तो विचारों आंसर हो जाएगा। अगला है, खालिस्तान समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। तो अव्यय किस समास में होता है? अव्ययी भाव में होता है, ये तो सिंपल है। गंतोक का मतलब, अब गंतोक का मतलब क्या है? ये पहाड़ होता है गंतोक का मतलब, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अपन, अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरे नंबर का, जोड़ियां। तो हमारी जोड़ियां हमें देखना है, क्योंकि एक साइड ज़्यादा जोड़ियां दी जाती हैं, दूसरी साइड यहाँ 6 हैं, तो यहाँ पर कितनी हैं? 8 हैं। अब हमें सही मिलाना है। तो झरना आंसू लहर, ये किसकी रचना है? ठीक है, तो झरना आंसू लहर ये अपने जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। बारे बारे मोहि लागे बुलावा, तो बार बार मोहि लागे बुलावा, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? पुनरुक्ति, क्योंकि बार बार यहाँ बार बार आ रहा, बार बार ही आ रहा है, ठीक है। तो पुनः उक्ति हुई है उसकी, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे, गद्य की प्रमुख विधा। तो गद्य की जो प्रमुख विधा होती है उसका नाम है कहानी, ठीक है। कहानी आंसर, सॉरी, इसमें आ जाएगा कहानी में, ठीक है। आपको अच्छे से मिलाना है, अच्छे से देखना है। अब हम देख लेते हैं वाच्य के भेद। तो वाच्य के भेद कितने होते हैं? हिंदी में 3 होते हैं, आपको अच्छे से पता होगा सबको, ठीक है। वाच्य के भेद 3 होते हैं। अरे ये 5वां बता दिया हमने। आपका बंटी, आपका बंटी जो चौथी मैचिंग है, चौथी मैचिंग में लेगी आपकी मन्नू भंडारी में, ठीक है। तो मन्नू भंडारी इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम वाच्य के भेद देख लेते हैं, 3 होते हैं। अरि ओ करुणा प्रभामय, तो ये 6th वाला है, 6th का आंसर हो जाएगा। अज्ञेय जी की है ये, ठीक है। ये रचना किसकी? अज्ञेय जी की है, तो आपको 6th का मिला लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। सही, ये आपको एक साइड लिख के उसके सही आंसर सामने लिखना है, ऐसा खिचड़ी नहीं पकानी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम, एक शब्द और वाक्य में उत्तर। तो एक शब्द और वाक्य में उत्तर हम आपको बताएंगे स्क्रीन पर, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आंसर हम देख लेते हैं। तो आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? तो ये पिछले सेट में क्वेश्चन आ चुका है, आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है, मैचिंग में आया था। तो नागार्जुन इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नागार्जुन इसका आंसर हो जाएगा पहले वाले का, ठीक है। दूसरा है, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो रस के 4 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव, ये 4 नाम आपको लिख देना है, ठीक है। तो काशी किसकी पाठशाला है? 2 स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होती है? जो मीठी वाणी बोलता हो। वाक्यांश बताना है। श्वेत पताकाएं किसका प्रतीक है? तो ये आंसर आप देख पाएंगे, अब भी जस्ट देख लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, आप देख पा रहे हो आधुनिक कबीर, पहला जो आंसर है
वो यहाँ लिखा हुआ है, नागार्जुन को कहा जाता है। दूसरा है रस के अंगों के नाम है विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। तीसरा है काशी संस्कृति की पाठशाला है। ठीक है, दो स्वरों के आपस में मिलने से स्वर संधि होती है और जो मीठी वाणी बोलता है वाक्यांश के लिए मृदुभाषी है एक शब्द। श्वेत पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है। अब जो सत्य असत्य हैं आपके, वो आपको यहाँ देख लेना। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा और छठवा असत्य है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं और फिर उसका आंसर भी हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सत्य असत्य के आंसर तो हम पहले आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, आपको ये देख लेना है, क्वेश्चन से मिलाकर के आंसर क्रम से लिख लेना है। अब छठवां क्वेश्चन हमारा जो आ जाता है वो है 2 नंबर का क्वेश्चन। प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए, या फिर नई कविता की 2 कवियों के नाम, उनकी एक रचना लिखिए। तो हम आपको दोनों उत्तर दिखा रहे हैं, आपको कोई एक उत्तर लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं उत्तर है पहला, प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन सी हैं? पहली है ईश्वर के प्रति अनास्था। ठीक है, इस काल के कवियों ने ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव व्यक्त किया है, मतलब ईश्वर के प्रति आस्था नहीं थी। दूसरा है प्रतीकों का प्रयोग। ठीक है, तो इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रतीकों का प्रयोग किया है। अथवा वाला क्वेश्चन यदि आप करना चाहते हैं, ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो अथवा वाला देख लें। नई कविता के कवि, ये उनकी रचना है। 2 लिखना था, तो भवानी प्रसाद मिश्र हैं, उनकी रचना है गीत फरोश। दुष्यंत कुमार हैं, उनकी रचना है साये में धूप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, 7वां क्वेश्चन जो है हमारा वो है तुलसीदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। तो आपको सिर्फ 2 रचनाएं लिखनी है उनकी और भाव पक्ष लिखना है। तो या तो तुलसीदास जी का या नागार्जुन का, हम आपको दोनों का बताएंगे, आपको जिसका लिखना हो उसका आप लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं तुलसीदास की जो 2 रचनाएं दी गई हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं, रामचरितमानस, कवितावली, या फिर इनके अलावा आपको जो भी याद हो इनकी ही रचनाएं होना चाहिए, जैसे दोहावली है, जानकी मंगल है, ठीक है, हनुमान चालीसा है। तो इस टाइप की भी आप लिख सकते हो। अगर केवल 2 लिखना है। भाव पक्ष आपको लिखना है, गोस्वामी तुलसीदास राम जी के अनन्य भक्त हैं और भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानने वाले कवि तुलसीदास जो हैं तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए हैं। तत्कालीन मतलब उस टाइम में। अब नागार्जुन का भी है अथवा में, आपको यदि आपने तुलसीदास जी का लिख लिया तो आपको नागार्जुन जी का नहीं लिखना है। यदि नहीं लिखा तुलसीदास जी का तो नागार्जुन जी का लिख लीजिए। इनकी जो रचनाएं हैं, ठीक है, वो है सतरंगी, पंखों वाली या युगधारा, या फिर आपको कोई 2 जो सही रचनाएं आपको याद हो वो इनके अलावा आप 2 रचनाएं लिख सकते हैं। तो आपको ये शब्द नहीं लिखना है, आप ये इतना ही 2 लिख लीजिएगा। ठीक है, भाव पक्ष में लिखना है, नागार्जुन जीवन के, धरती के, जनता के तथा श्रम के गीत गाने वाले कवि रहे हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में शोषितों, ठीक है, शोषितों एवं शोषक के प्रति विद्रोह का स्वर व्यक्त किया है। इसके साथ ही प्रेम, सौंदर्य, राष्ट्रीयता, समसामयिक गतिविधियों पर करारे प्रहार किए हैं। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम जल्दी से देख लेते हैं, बिल्कुल देर नहीं करते हैं। अगला हमारा 8वां क्वेश्चन है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही है। ठीक है, या अथवा का क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। कोई 2 तर्क आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9वां है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि प्रसाद का क्या तात्पर्य है। और इसका अथवा वाला है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। ठीक है, चलिए इन दोनों के आंसर हम जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 का जो उत्तर है, गोपियों का मानना है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के प्रतिदान में स्वयं ना आकर और प्रेम संदेश ना भेजकर प्रेम की मर्यादा तोड़ दी है। उन्होंने प्रेम निभाने की बजाय नीरस युग संदेश भेजकर गोपियों से छल किया है। ठीक है, ऐसा है मर्यादा ना लही का अर्थ। अब अथवा का आप करना चाहते हैं तो अथवा का है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए निम्न तर्क दिए। उनमें से 2 यहाँ लिखने थे। तो धनुष अत्यंत पुराना था अतः वह टूट गया। वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में अर्थात कमजोर था अतः राम के छूते ही वह टूट गया। ऐसे तर्क दिए थे। आपने रामायण देखी होगी, रामायण का 4था पार्ट देख लेना, उसमें धनुष जब टूटता है तब परशुराम को लक्ष्मण जी बहुत तर्क देते हैं। ठीक है, चलिए अगला 9वां को आंसर देख लेते हैं हम। कवि अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को अपना संबल मानता है। वह उन्हीं स्मृतियों के सहारे से अपना जीवन जी रहा है, अतः वह स्मृतियों को राही का पाथेय मानता है। अथवा वाला,
कवि चाहता है व्याकुल और अनमने लोगों के मन में एक क्रांति आए, वे उत्साहित हो जाएं, इसलिए कवि ने कविता का नाम उत्साह रखा है। ठीक है, वे अपनी कविता की तरह बादलों से भी उत्साह लाने का आह्वान कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फिर उसका देखते हैं आंसर। तो यहाँ क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, 10वां क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य की परिभाषा एवं उनके प्रकार लिखिए, और अथवा में है वीर रस का एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, फिर 11वां क्वेश्चन है, छंद की परिभाषा एवं उनके प्रमुख प्रकार लिखिए, और अथवा में है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 12वां क्वेश्चन है, निबंध की परिभाषा लिखते हुए किसी एक निबंधकार का नाम लिखना, अथवा में है नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखना है। चलिए इन तीनों आंसर्स को हम देख लेते हैं जल्दी से अथवा सहित। तो स्टूडेंट्स, 10वां आंसर है प्रबंध काव्य। हेडिंग डाल देनी है आपको ब्लैक पेन से, आगे लिखना है वह काव्य रचना जो कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में बंधी हो प्रबंध काव्य कहलाती है। प्रबंध काव्य के 3 प्रकार भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? महाकाव्य, खंडकाव्य और आख्यानक गीतियाँ। तो स्टूडेंट्स, आपको इस टाइप से अच्छे से लिखना है। अब अथवा वाला करना चाह रहे तो उसका वीर रस का उदाहरण लिखना था। ठीक है, तो परिभाषा लिखनी नहीं थी, सिर्फ उदाहरण पूछा है, लेकिन इन्होंने परिभाषा लिख दी, तो आप भी लिख सकते हैं। वीर रस हेडिंग डाल देनी है ब्लैक पेन से, फिर लिखना है सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण है, बुंदेलों हरबोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, अगला आंसर देख लेते हैं। 11वें क्वेश्चन का छंद का था, तो छंद की हेडिंग डाल देनी है ब्लैक पेन से, लिखना है जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गण, यति, लय आदि को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। और छंद 2 प्रकार के होते हैं, छंद वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। ठीक है, अथवा में यदि करना चाहें तो कर सकते हैं, जिस काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति मतलब दोहराव एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो सुबह सुबह शब्द आया है 2 बार, लेकिन इसका सुबह का अर्थ अलग अलग नहीं है, दोनों सुबह का अर्थ सुबह ही है। ठीक है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। अगला आंसर देख लेते हैं हम। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा, इतना ब्लैक पेन से लिखना है, आगे अब लिखना है नीले पेन से इन्वर्टेड कॉमा में। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता और संबद्धता के साथ किया गया हो। एक निबंधकार का नाम लिखना था तो लिख दें हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसका अथवा वाला यदि देखना चाहते हैं तो अथवा वाला देख लें, यहाँ लिखा है नाटक और एकांकी में अंतर। ठीक है, नाटक और एकांकी में अंतर, तो आपको लिखना है, ऊपर थोड़ा दिख रहा होगा आपको, नाटक और एकांकी में अंतर निम्नानुसार है, ऐसा लिख देना है। फिर हेडिंग डालनी है नाटक एक साइड और एकांकी एक साइड। तो नाटक में 1 पॉइंट लिखें, नाटक में अनेक अंक एवं अनेक पात्र होते हैं। फिर एकांकी में 1 पॉइंट लिखें, एकांकी में 1 ही अंक होता है तथा पात्रों की संख्या सीमित होती है। फिर नाटक में दूसरा पॉइंट लिखें, नाटक में आधिकारिक कथा के साथ गौण कथाएं भी चलती हैं। और दूसरा पॉइंट एकांकी में हो जाएगा, एकांकी में 1 ही कथा वस्तु होती है जो संक्षिप्त होती है। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है। अंतर जैसा ही लिखा करो, ऐसा लिखना चाहें ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 13वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको स्वयं प्रकाश जी या यशपाल जी का जीवन परिचय लिखना था निम्न बिंदुओं के आधार पर, रचनाएं 2 और भाषा शैली। तो देख लेते हैं हम रचनाएं स्वयं प्रकाश जी की। सूरज कब निकलेगा, बीच में विनय, या फिर अन्य कोई 2 सही रचनाएं जो आपको याद हों, तो ये आपको नहीं लिखना, आपको यही लिखना है, सिर्फ इतना काट देना है। ठीक है, यहाँ भाषा शैली में हम लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे ब्लैक पेन से भाषा शैली, फिर आगे लिखेंगे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वास्तविकता की झलक मिलती है, वे विषय की ऊपरी सतह के बजाय उनकी सूक्ष्मता पर अधिक ध्यान देते हैं, उनकी रचनाओं में व्याप्त भेदभाव के विरुद्ध आक्रोश दिखाई देता है, और स्वयं प्रकाश जी की रचनाओं में रोचक किस्सागोई शैली एवं मध्यम वर्गीय जीवन शैली का चित्रण मिलता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला यदि आप ये नहीं करना चाहते तो अथवा वाला भी कर सकते हैं। अथवा वाला है यशपाल जी का, रचनाएं हैं झूठा सच, फूलों का कुर्ता। ठीक है, भाषा शैली में आपको हेडिंग डाल के ये ब्लैक पेन से लिखना है, कोष्टक नहीं लगाना है। यशपाल जी की भाषा में स्वाभाविकता, सजीवता, उनकी भाषा अत्यंत सरल, सहज, पात्रानुकूल तथा भावाभिव्यक्ति में समर्थ है, उनकी शैली वर्णनात्मक, संवाद प्रधान
तथा प्रभावपूर्ण हैं। भावों की प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसका आंसर भी हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है 14वें नंबर पे, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? या इसका अथवा है, एक कहानी यह भी, पाठ में लेखिका मन्नू भंडारी के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? अगला क्वेश्चन 15वां है, शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है? अथवा है इसका, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है और इस खोज के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी? ठीक है, तो अगला 16वां क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। इसका संधि विच्छेद करना है उद्गम का और निर्गुण का, और अथवा में मुहावरे और लोकोक्ति में कोई दो अंतर लिखना है। तो ये तीनों आंसर हम देख लेते हैं अथवा सहित जल्दी से। तो हमारा 14वां क्वेश्चन जो है वो आंसर ये रहा, कैप्टन के हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की प्रगाढ़ भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसमें देशभक्तों के प्रति आस्था थी, उनके प्रति सम्मान था। कैप्टन मूर्तिकार की भूल को चश्मा लगाकर सुधार रहा था। उसे भी बिना चश्मा की सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, अतः कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। अथवा में आप लिख सकते हैं, लेखिका मन्नू भंडारी के पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है, वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती हैं और अपनी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं कर पाती हैं। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही उन्होंने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए अगला 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। शहनाई की रीढ़ जिस नरकट से बनती है वह डुमराव के पास सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है और प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। इसलिए इन्हीं कारणों से शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। शहनाई जो है प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था डुमराव में। ठीक है, अथवा वाला करना चाहे तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था तब आग की खोज मनुष्य के लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता रही होगी। आग का महत्व और उपयोग सबसे अधिक है। अन्य बहुत से कार्यों में आग की उपयोगिता भोजन पकाने में अधिक है। ठंड से बचने के उपाय, अंधकार के भय को प्रकाश से दूर करना आदि अनेक कारण खोज के पीछे रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है। अगला 16वें नंबर का आंसर है, शब्द आपको लिख देना है, शब्द के नीचे शब्द लिखना है, फिर संधि विच्छेद हेडिंग डाल देनी है, उसके नीचे संधि विच्छेद और संधि का नाम। तो उद्गम है तो उत प्लस गम, ता तरबूज में हलंत जरूर लगाना, नहीं तो गलत माना जाएगा, और फिर व्यंजन संधि इसमें लिख देना है। अगला है निर्गुण, तो निहि प्लस गुण। ठीक है, विसर्ग संधि है क्योंकि इसमें रा का विसर्ग हो जाता है विच्छेद करते समय। आगे देख लेते हैं, अथवा वाला मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर है। तो आप अंतर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहले एक साइड मुहावरा लिख लें, एक साइड लोकोक्ति लिख लें। फिर मुहावरा में पहला पॉइंट लिखें, मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूर्ण होती है। मुहावरा में पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता मुहावरा, और लोकोक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 17वां आंसर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन भी देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे 17वां, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? भिन्न है मतलब अलग है। अब अथवा का है, इसका गंतुक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 में हम देख लेते हैं, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधव, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरध बिरह दही। तो ये इसका आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और भावार्थ लिखना है। तो आप सब जानते हैं संदर्भ प्रसंग में क्या लिखना पड़ता है और भावार्थ अपने अनुसार लिखना पड़ता है। चलिए आंसर देख लेते हैं हम। तो आंसर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, भोलानाथ और उसके साथी प्रकृति के साथ स्वतंत्र वातावरण, खेत खलिहान, गली मोहल्ले, बगीचे, नदियों, तालाबों में प्राकृतिक वस्तुओं को ही खिलौनों का स्वरूप देकर खेलते थे। खेल के माध्यम से व्यवहार कुशल और संस्कृति से जुड़ते थे। ऐसे खेल सुरक्षित और जीवन उपयोगी साबित होते थे। इसके विपरीत वर्तमान में खिलौनों
खिलौने जो हैं वो लकड़ी, प्लास्टिक, धातु, इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट के खेल भी आ गए हैं जो बच्चों को हिंसात्मक गतिविधियों की ओर ले जाते हैं, जो कि उनके लिए असुरक्षित भी हैं। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अथवा वाला हम देख लेते हैं। अथवा वाला है यहाँ पे, मेहनत कश का अर्थ है कठिन परिश्रम करने वाला। बादशाह का अर्थ अपनी मर्जी के मालिक। ठीक है, तो गंतुक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ परिस्थितियाँ बहुत कठिन हैं। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ के लोग इस परिश्रम से घबराते नहीं और ऐसी कठिनाइयों के बीच भी मस्त और प्रसन्न रहते हैं, इसलिए गंतुक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का हम देख लेते हैं, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो मन की मन ही मांझ रही, इस वाले का देखते हैं, पहले वाले का मतलब। तो संदर्भ आपको डाल देना है। ठीक है, ब्लैक पेन से। पाठ का नाम पद है और कवि का नाम सूरदास है। तो ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी क्षितिज भाग 2 के पद नामक पाठ से ली गई हैं, जिसके कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, प्रसंग में लिखना है, प्रस्तुत काव्यांश में गोपियाँ अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट न करने के कारण व्यथित हैं, इसी बात का वर्णन किया गया है। अब आपको अपनी अनुसार इसकी व्याख्या कर देनी है कि क्या कह रही हैं गोपियाँ। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। 19 वाला क्वेश्चन का आंसर भी हम इसी प्रकार देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोर चिट्टे, इस टाइप से है जो इसका हम बताते हैं। तो इसमें संदर्भ में आपको लिख देना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ बाल गोविंद भगत से ली गई हैं या लिया गया है। लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। फिर आपको व्याख्या अपने अनुसार लिख देनी है कि बाल गोविंद भगत कैसे हैं, कद के गोरे हैं, चिट्टे हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको लिख देना है। चलिए अगला आंसर हम देख लेते हैं, 20 वाला। अपठित काव्यांश है, तो शीर्षक है इसका वीरों का कैसा हो बसंत। ठीक है, और दूसरा उत्तर रहेगा वीरों के बसंत के बारे में दिग दिगंत अर्थात सभी दिशाएं प्रश्न पूछ रही हैं। तो इसकी व्याख्या भी लिखनी है तीसरे क्वेश्चन में। तो आप अपने अनुसार व्याख्या लिखें, क्योंकि व्याख्या सबकी अलग अलग हो सकती है, अपने शब्दों में लिखना होती है। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के उत्तरों के साथ। और यदि आपको वीडियो से थोड़ी सी भी मदद हुई है तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो भैया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।